नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे पंचायती राज के इस वीडियो में नगर पालिका के उन विषयों के बारे में जो हमारे रह चुके हैं। पिछली क्लास में हमने नगर पालिका के लगभग 1 से 9 विषय तक देखे। 9 से लेकर जो 18 विषय तक के विषय बचे हुए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर आपको पंचायती राज के शुरुआत से अभी तक के लेकर कई सारे वीडियोस मिलेंगे। देखिए, जब हम नगर पालिका के विषय के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें पता है कि नगर पालिका के 18 विषय हैं। 18 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर नगर पालिका कानून या योजना बना सकती है, कार्यक्रम क्रियान्वित कर सकती है। 9 विषय हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। बाकी बच्चे 9 विषयों को देखना है और इन्हें याद करके, इन्हें समझकर आपको एग्जाम में जाकर सही आंसर लगाना है और सिलेक्शन लेना है। अगर हम इसका 10वां विषय की बात करें तो 9 विषय तक हमने देखे हैं। इसके 10वें विषय की हम बात करते हैं। 10वां विषय है गंदी बस्ती सुधार। गंदी बस्ती का सुधार से मतलब ये है कि जो गंदी बस्तियां हैं उन बस्तियों का यहाँ पर सुधार करना, वहां पर जो गंदगी है उसे वहां से साफ करना, उस गंदगी को वहां पर मिटाना, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना कि किस प्रकार से हमारे जो बस्ती है इस बस्ती को स्वच्छ रखा जा सके। और भी कई वहां पर ऐसी योजनाएं चलाना जिससे कि वहां पर स्वच्छता, वहां की जो गंदगी है उस गंदगी से उस सिटी, उस शहर, उस बस्ती को बचाया जा सके। तो नगर पालिका का एक विषय है गंदी बस्ती सुधार। अगला है नगरीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। नगरीय निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से तात्पर्य यह है कि जो नगर में जो गरीब वर्ग है उन गरीब वर्गों के लिए यहां पर ऐसे कार्यक्रम चलाना जिन कार्यक्रमों के द्वारा आप उन लोगों की हितों की रक्षा कर सके, उन लोगों को यहाँ पर जो निर्धनता है इस निर्धनता को कम कर सके। रोजगार के कोई अवसर वहाँ पर दिला दे, रोजगार से संबंधित कोई योजना वहाँ पर क्रियान्वित कर दे, या कोई ऐसा कार्यक्रम चला दे जिसमें वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके, वहाँ के लोगों को छोटे या कुटीर उद्योग वहाँ पर स्थापित करवा सके ताकि लोगों को रोजगार मिले और निर्धनता में कमी आए। अगला है नगरीय सुख सुविधाएं। नगरीय सुख सुविधाएं से तात्पर्य यहां पर, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा शहरों में छोटे पार्क स्थापित कर दिए जाते हैं, खेल के मैदान स्थापित कर दिए जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, पार्क को आपने स्थापित किया, उद्यानों को आपने स्थापित किया, खेलों के मैदान को आपने स्थापित किया। कहने का मतलब नगर से संबंधित सुख सुविधाएं यहां पर प्रदान करना, जिसमें उद्यान है, पार्क के अलावा खेल के मैदान है, ये सभी चीजें सम्मिलित होता है। अगला है सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्य परक जो आयाम है, इन आयामों की अभिवृद्धि करना। सांस्कृतिक से मतलब यह है कि जो नगरीय क्षेत्र है, आप देखते हैं यहां पर समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे उस क्षेत्र का कोई संबंधित लोक नाट्य है, लोक नृत्य है या लोकगीत है, तो उसका वहां पर कह सकते हैं उसकी प्रतियोगिता की जा सकती है, उसका वहां पर शुरुआत की जा सकती है। इस प्रकार के जैसे रामलीला है, कृष्ण लीला है, रासलीला है, इन चीजों का वहां पर आयोजन करना। शैक्षणिकता की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा स्कूलों में, कॉलेज में बहुत सारे शैक्षणिक कार्यक्रम समय समय पर यहाँ पर होते रहते हैं। और सौंदर्य परक आयाम, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो शहर है, इस शहर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सुंदर बना रहा, सौंदर्य परक आयामों की अभिवृद्धि करना, ये भी नगर पालिका का ही एक विषय है। अगला है शवगाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो विद्युत शवदाह गृह है, इन सभी की यहाँ पर व्यवस्था करना। गांवों में क्या होता है, जब हम पंचायतों की बात करते हैं तो गांवों में तो आपको शमशान घाट, कब्रिस्तान आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन शहरों में शवगाड़ना या कब्रिस्तान शवदाह की बात करें, या हम बात करें विद्युत शवदाह गृह की बात करें, शमशान घाट की बात करें, तो एक समस्या हमें देखने को मिल सकती है। छोटी सिटी में सामान्यतः नहीं मिलेगी, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र में हो सकता है ये समस्या हमें देखने को मिले। तो इसके लिए व्यवस्था करना कि कहां पर कब्रिस्तान, कहां पर शवदाह, कहां पर विद्युत शवदाह गृह की स्थापना की जा सकती है, ये कार्य करना भी नगर पालिका का एक विषय है। शवदाह से संबंधित जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, तो वहां पर हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे कि वहां पर जो अगर हम बात करें वहां पर दाह संस्कार की बात करें, दाह संस्कार से मतलब होता है
कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद उसका किस प्रकार से संस्कार किया जाएगा, उसे हम कहते हैं दाह संस्कार। तो हड़प्पा सभ्यता में आप 3 प्रकार के दाह संस्कार देखते हैं, लेकिन इस 3 प्रकार के दाह संस्कार के अलावा भी आप कुछ अन्य चीजें देखते हैं, जैसे कि वहां पर एक R37 प्रकार का यहां पर कह सकते हैं कब्र मिलती है। इस कब्र में क्या होता था, जो व्यक्ति था इस व्यक्ति को ये जो आर है, इस आर को पैर मानकर चलिए, इस प्रकार से इसके पैर मानिए, तो उत्तर की ओर तो होता था इसका सिर और दक्षिण की ओर होते थे इसके पैर। और 37 का मतलब यह है कि 37 प्रकार की वस्तुओं को इस व्यक्ति के साथ रखा जाता था और रखने के बाद इसे दफनाया जाता था। तो ध्यान रखना, जब आप जीएस का प्रश्न सोल्व करें तो जीएस के प्रश्न को सोल्व करते समय प्रश्न अगर बने कि प्राचीन इतिहास में R37 प्रकार का शवदाह कहां पर देखने को मिला, कब्र कहां पर देखने को मिली, तो वे मिली हमें हड़प्पा सभ्यता में। 37 प्रकार की वस्तुओं को रखने का मतलब क्या था, तो हमारे इतिहासकारों ने यहाँ पर कई मतभेद भी इनमें उत्पन्न हुए, लेकिन इन्होंने कई अपने मतभेद दिए और कई अपनी सहमति दर्ज की, जिसमें कहा कि कहीं ना कहीं 37 प्रकार की वस्तु जब व्यक्ति मर जाता है उसके साथ अगर दफन की जाती है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह लोग केवल इहलौकिक सत्ता में नहीं बल्कि परलौकिक सत्ता में भी विश्वास करते थे। इहलौकिक का मतलब ये लोग जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर हम निवास कर रहे हैं। परलौकिक का मतलब इस लोक से परे, स्वर्ग नरक की बात हो सकती है। अन्य चीजों की जब हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं परलौकिक। इसके साथ ही एक और अच्छी बात, यहां पर युग्म समाधि भी देखने को मिलती है। युग्म समाधि स्थल भी जैसे मोहनजोदड़ो है, अन्य स्थलों से भी प्राप्त होती है। एक जगह तो यह तक देखा गया हड़प्पा में कि व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, कि जब मालिक मर गया तो मालिक के कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया जाता था, जो कहीं ना कहीं यह बताता है कि ये लोग केवल यहां पर इहलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं बल्कि परलौकिक सत्ता में भी विश्वास करते थे। अगले पॉइंट की मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है। पशुओं के प्रति जो क्रूरता देखने को मिल सकती है या किस प्रकार से इसका निवारण किया जा सकता है, इसके ऊपर भी कार्यक्रम चलाना, इसके ऊपर भी योजना बनाना, ये भी नगर पालिका का एक विषय है। नगर पालिका का एक या नगर निगम का ही एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। अगला है जन्म मरण सांख्यिकी। कहने का मतलब यह है कि जो जन्म या मृत्यु से संबंधित जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को एकत्रित करना और एकत्रित कर कर लोगों तक वह जानकारी पहुंचाना। जैसे कि आप बनवाने जाते हैं जाति प्रमाण पत्र, आप बनवाते हैं आय प्रमाण पत्र, कहां से बनता है, ये आपके नगर पालिका या जो नगर निगम क्षेत्र है वहीं से आपको प्राप्त होता है। तो ये अधिकार क्षेत्र इसी नगर पालिका के अंतर्गत आता है। इसका मतलब नगर पालिका का एक विषय ये भी है कि जन्म मरण के जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को एकत्रित करना, इनका रजिस्ट्रेशन रखना और लोगों को जानकारी मुहैया कराना, उन तक जानकारी पहुंचाना। देखिए, जब हम कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो कंपटीशन में वो दौर नहीं है कि जो आप बीए, बीएससी या कोई सी भी आपने कॉलेज में डिग्री की, इसके साथ ही आप स्कूल या कॉलेज से में पढ़कर आए, तो वो जो जमाना है आपको वो छोड़ना पड़ेगा। यहां पर आपको लर्निंग पर ध्यान देना होगा, चीजों को समझना होगा। प्रश्न ये नहीं है कि 10वीं में आपने इस प्रमेय को याद कर लिया, 8वीं में आपने इतने सवाल हल कर लिए, या फिर इस गाइड को पढ़ लिया, इस बुक को पढ़ लिया, 20 सवाल आपको आईएमपी बता दिए गए, 12 प्रश्न आ गए, आपका काम हो गया, आपकी 80% बन गई। ये भूल कर भी नहीं करना है। कंपटीशन में अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपकी हालत इतनी गंभीर हो जाएगी कि पता ही नहीं लगेगा कि कब लोग सिलेक्शन लेकर चले गए और किस कारण आप रह गए। मेहनत करना, मैं हमेशा इस बात को तवज्जो देता हूं कि मेहनत करना है और दिल लगा के मेहनत करना है, जोश के साथ मेहनत करना है, लेकिन सही डायरेक्शन में। और मेहनत करने के साथ साथ जो आपकी जो कुल्हाड़ी है इसकी धार को भी मजबूत करना है, इसकी धार को भी तैयार करते रहना है। कुल्हाड़ी का मतलब मैं वास्तविक कुल्हाड़ी की नहीं बात कर रहा कि आप पता लग रहा है कि जो पेड़ों को काटने वाली कुल्हाड़ी है वो नहीं। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए आपका जो माइंड है, इस माइंड की जो धार है जिससे आप याद कर सके, आपकी कंसंट्रेशन क्षमता को बढ़ा सके, उस पर काम करना है। हमने क्या देखा, जन्म मृत्यु सांख्यिकी यानी इसके आंकड़े एकत्रित करना। अगला है सार्वजनिक सुख सुविधाएं। देखिए यहां पर नगरीय सुख सुविधाएं में पार्क है, पार्क के साथ उद्यान या हम बात करें खेल के मैदान, इनकी बात की गई है। लेकिन सार्वजनिक सुख सुविधाओं में जैसे सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, पार्किंग स्थल,
अभी हाल ही में दीपावली का त्योहार था, तो आप शॉपिंग करने के लिए या घर का किराने का सामान के लिए आप कहीं ना कहीं नगर पालिका, नगर निगम में गए हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जरूर गए होंगे, शहर वाले तो जाते ही हैं। तो आपने क्या देखा होगा कि जब आप आपकी बाइक या 4 व्हीलर कुछ भी ले गए होंगे बाजार में, तो कहीं ना कहीं आपको पार्किंग से संबंधित समस्या देखने को मिली होगी और आपको लगता होगा कि यार ये समस्या कब समाधान होगा, इसका कब ये समस्या सुलझेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक जो सुख सुविधाएं हैं ये प्रदान करना भी नगर पालिका का एक विषय है कि भाई साहब हम यहाँ पर आए हैं, हम दीपावली के लिए पटाखे लेने के लिए आए हैं, हम कपड़े लेने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी जो बाइक है, पता लग रहा हम कपड़े लेने के लिए गए और हमारी बाइक को कोई ठोक कर चला गया, किसी ने हमारी बाइक का शीशा उड़ा दिया, किसी ने हमारी बाइक की लाइट यहाँ पर फोड़ दी। तो इस तरीके की चीज़ें से बचने के लिए या हमें थोड़ी सी सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए, वैसे ही मानव को शरीर तो सुख सुविधाएं हमेशा चाहता है, कौन चाहेगा पढ़ना, कौन आलस से निकलना चाहेगा। अभी तो सर्दी आ गई है, कुछ लोग तो नहाएंगे नहीं कई दिनों तक। तो कहने का मतलब सार्वजनिक सुख सुविधाएं प्रदान करना भी नगर पालिका का एक विषय है, जिसमें सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, जैसे कि पुराने टाइम पर भी हमें देखने को मिलती है, पार्किंग स्थल, इन सभी की व्यवस्था करना। अगला है चर्म शोधन शालाओं जो है उनका विनियमन। जो चर्म शोधन शालाएं हैं या चर्म शोधन शालाओं का विनियमन करना भी यहाँ पर नगर पालिका का एक विषय है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हुए नगर पालिका के वे 18 विषय जो 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। और कोशिश यही करिएगा कि देखिए चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। मैं ये नहीं कहता कि केवल पढ़ना है, पढ़िए, मौज मस्ती भी करिए, लेकिन बैलेंस के साथ। अगर आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत खेलने कूदने जाते हैं, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करते हैं, तो आपकी जो प्रायोरिटी है इसको नहीं भूलना है। आपकी प्राथमिकता आपकी पढ़ाई है, तो पढ़ाई भी जरूर करना है। खुश रहिए। प्लेलिस्ट में से जाकर पंचायती राज के वीडियो देखिए, साथ में आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं वहाँ तक वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।